आज तो तुम्हारा एक्स्ट्रा गायब हो गया। तुम्हारी क्लास इतना लेट चलेगी। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? कोई है क्या? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, यस सर। ओके। अगर आप अपनी बातें बंद कर लो तो शायद मैं भी अपनी बात बता सकूं। तुम आज्ञा है कि नहीं है? चलो पढ़ाई करते हैं। क्या हुआ? अंक नहीं? because the ink your battery is running low. Still no.
इधर कितने? अच्छा ऋतिक भैया ज्वाइन कर लिया है। अमावस्या पूर्णमासी ज्वाइन कर लेता है ये भी। हाँ क्यों बच्चा ऋतिक, मेरी आवाज आ रही है तुमको? नहीं आ रही है? कोई एक लाइट बीच में कहीं की बंद करो, यहाँ पे थोड़े से नहीं वो नहीं है, उसको दूसरे को चेक करो। अब सही है, पहली वाली जला दो। अच्छा उसको भी बंद कर दो। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? वहां पे चमक पड़ रही है एक्चुअली, अगर दिक्कत हो तो जला सकते हो। दोनों मत करो, एक तो चलो, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको कल? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्लास छोड़ दी थी। नहीं छोड़ी थी? चलो, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम कहां तक पढ़ लिए थे? नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे क्या पढ़ना है मुझे याद नहीं आ रहा है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो समझने की कोशिश करो, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ये है जो कि कहां पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, N2 से इस तरह से NH3 बनना है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस फॉर्म में अमोनिया में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं वो इसको इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एक है कि यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसको कन्वर्ट कर दे अमोनिया में। ठीक है, तो चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस काम को कर रहा है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर कोई और मेथड से जो है क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मींस से ना हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट ना करे और ये N2 से अमोनिया में चेंज हो रही है, तो इसको सिर्फ क्या बोलोगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोसेस अभी ये लिखी हुई है, इसको आप सिर्फ क्या बोल सकते हो? ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर अगर इस प्रोसेस को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे तो उसको क्या बोलोगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लिख दो, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन अमोनिया by means of लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखो यहाँ पे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन ब्रैकेट लिख लेना क्योंकि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही कर सकते हैं, ये एबिलिटी सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास में है। ठीक है, इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलोगे। और जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उसको क्या बोलोगे? नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस प्रोसेस का एक और नाम है डायजोट्रॉफी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायजोट्रॉफी। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर हैं, उनको क्या बोलोगे आप? डायजोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो आप, बायोलॉजिकल
और डायजोट्रॉप्स। ठीक है, डायजोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन इस डायजोट्रॉप्स से बड़े आते हैं। ठीक है, ये डायजोट्रॉप्स कई टाइप के होंगे, अभी मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन कर देता हूं। तो यहां से डायजोट्रॉप से कई बार क्वेश्चन पूछता है, और मैं पहले लिख रखा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है, सिर्फ किसके पास एबिलिटी है? प्रोकैरियोट्स के पास। ठीक है, अब वो प्रोकैरियोट्स में आपके यू बैक्टीरिया हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये डायजोट्रॉप्स, आपको डायजोट्रॉप्स एक सेपरेट लिख लो, या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर को जो है सेपरेट लिख लो। और देखते हैं वहां पे दो टाइप के हैं, एक जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और जो दूसरे फ्री लिविंग है। ये किसी ने ना इसको फाड़ दिया है एक तरफ से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपका फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। इसको एक तरह से और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तरफ हम यू बैक्टीरिया लिख सकते हैं, एक तरफ साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इनको एक साथ ही कर लेता हूं कि जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग में हम साइनोबैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया। तो बच्चे एक मिनट रुकना, जरा सा कुछ दिक्कत है, एक मिनट रुक जाना। इसको रहने, फ्री लिविंग पे ही डायरेक्टली लिख देते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक, तो एरोबिक के आप नाम लिखो। ठीक है, एरोबिक के आप लिखो नाम, जैसे आपका नॉस्टॉक है, एनाबिना है। ठीक है, ये आपके साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है आपके। ठीक है, और ये एरोबिक है। हालांकि ये दोनों के दोनों फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, और ये साथ में सिम्बायोटिकली भी कर लेते हैं, सिम्बायोटिकली भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा है, मैं बाद में वहां पे भी लिखूंगा जब साइनोबैक्टीरिया को बताऊंगा। तो इनके पास ये एबिलिटी है कि ये फ्री लिविंग भी कर लेते हैं, और आपके जो है क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी कर लेते हैं। एक लिख दो यहाँ पे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये यू बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बाद आप कुछ एनरोबिक लिख दो, आप कुछ एनरोबिक बैक्टीरिया लिख दो, लाइक रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम। अच्छा एक मिनट रुकना, मुझे इसको जरा सा चेक करना है। क्यों चे? तेजी बोला करो बेटा, जो भी बोलना है। अपने घर में भी ऐसे ही बात करते हो क्या? वहां तो बड़े चहकते होगे, है कि नहीं? तो इसको अपना घर समझ लो, और सारे लोग तुम्हारे घर के मेंबर। ठीक है, अब हाँ है, मैं देखता हूँ, रुक जाओ।
वैसे एनसीईआरटी में तो इतना ही है। क्या बोले? रोडोसिडोमिनस वहां नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। हाँ ये नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं। ठीक है, मैं एक और लिख देता हूं आपके लिए, पर क्या करोगे ज्यादा लिख के? क्लोराबियम और क्रोमेशियम क्यों फालतू में लिख रहे हो? इसको याद रखो, दोनों को, बहुत है। क्लोरोबियम एंड क्रोमेशियम, ये लो। ठीक है, जरूरत नहीं है, आप इन्हीं दोनों को याद रखो, बहुत है। और एजोटोबैक्टर के साथ एक और याद कर सकते हो, पर एनसीईआरटी ने इतना ही मेंशन किया है, मैं लिख जरूर देता हूं, पर फालतू का काम हो जाएगा, याद करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, एरोबैक्टर। पहले तो इसको बंद करो, एसी चलाओ। इतना तो शोर मचा रहा, मुझे आवाज कहाँ से सुनाई देगी? हाँ अब बोलो। बिजेरेंकिया, हाँ वो भी लिख सकते हो आप, बिजेरेंकिया भी लिख सकते हो। अच्छा, वो एनसीईआरटी में मेंशन है ना? बिजेरेंकिया, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, इसको ना भी याद करोगे तब भी चल जाएगा काम। ये बिजेरेंकिया याद रखना, ये दिया हुआ, ठीक है। और एनरोबिक में आपके जो रोडोस, स्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरलम, क्रोमेबियम, फ्लोरेसियम, व्हाटएवर, ठीक है। ये एक्चुअली पर्पल सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। अब आते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक जो नड्यूल फॉर्म करते हैं और दूसरे जो नॉन नड्यूल फॉर्म। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो नॉन नोड्यूल फार्मिंग, नॉन नोड्यूल फार्मिंग, और दूसरे नोड्यूल फार्मिंग। तो अच्छा ये बताओ, जो नॉन नोड्यूल फार्मिंग है उनके नाम क्या लिख दूं मैं? इन्हीं को उठा लो आप, साइनोबैक्टीरिया को। नॉस्टॉक, एनाबेना, ठीक है। इन नॉन, मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी, और भी बहुत सारे हैं लाइक आलूसोरिया, ठीक है। तो इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग है। अब आप नोड्यूल फॉर्मिंग में भी आओगे तो इसको फिर से आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक जो रूट के साथ नोड्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो इस दूसरे तीसरे जो भी कर लो, स्टेम एंड लीफ के साथ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो रूट, इस तरह से लिखो, नोड्यूल फॉर्मेशन विद रूट, नोड्यूल फॉर्मेशन विथ रूट, विथ स्टेम, विथ लीफ, ठीक है। स्टेम के साथ, लीफ के साथ में। तो नोड्यूल फॉर्मेशन विद रूट में भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। कौन कौन से? एक जो लेगुमिनस प्लांट है और दूसरे जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इनको सेपरेट कर लेता हूं जरा सा फिर से, ठीक है। विथ लेग्यूमिनस प्लांट और विथ नॉन लेग्यूमिनस। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दोनों नहीं दिए, तो ना भी याद करोगे तो कम चलेगा। लीफ और स्टेम नहीं दिया, पर ये दोनों दिए हुए हैं, विद लेग्यूमिनस प्लांट एंड विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब मैं इसको जरा सा इधर डिस्कस करता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। तो आते हैं, जरा सा बात करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में जो बैक्टीरियम एसोसिएटेड है उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। उसका राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो इसके नीचे ही, ये जो बैक्टीरियम है इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव? क्या?
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड दिखता है, ठीक है, रॉड शेप्ड दिखता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है। एक और चीज लिख सकते हो, नॉन फिलामेंटस। नॉन फिलामेंटस मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि पूछ सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये इस तरह का तब है जब ये फ्री लिविंग है। राइजोबियम जब फ्री लिविंग होगा तो वो कैसा दिखेगा आपको? रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप्ड दिखेगा। और जब ये जो है क्या कहते हैं आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो जो इसका साइज है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और उस समय अभी जो बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हो, उस समय उस राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम को आप क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे? बैक्टीरोइड। तो जब नोड्यूल के अंदर आप राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम की बात करोगे तो उसको क्या बोलोगे? बैक्टीरोइड। उसको बैक्टीरियम ना बोल के क्या बोलोगे? बैक्टीरोइड। क्यों? क्योंकि उसका साइज इंक्रीज कर गया है, उसका साइज इंक्रीज कर गया है। तो ये तो हो गया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा? विथ लेग्यूमिनेसी फैमिली। मेंबर बताओ। फॉर एग्जाम्पल पी, पाइसम सेटाइबम, ठीक है, इसका नाम याद रखना, हालांकि अभी ये जेनेटिक्स में फिर से आएगा। पाइसम सेटाइबम, ठीक है, ये गार्डन पी है, स्वीट पी नहीं है। कौन सी पी है ये? गार्डन पी। आपका जो है अदर भी है, जैसे सीजल पिनेसी के कुछ मेंबर हैं, ठीक है, फेवेसी, ये फेविएसी का मेंबर है। ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, इस लेग्यूमिनेसी फैमिली की 3 सब फैमिली है। एक है फेविएसी, सीजल पिनाइडी, और एक और है कोई पेप्लियोनेस, नहीं, सीजल पिनाइडी, फेविएसी, और एक कोई और है, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन सब मेंबर्स में आपका जो है क्या कहते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे सपोज कर लो ये प्लांट है, ठीक है, इसकी जो रूट होंगी, इन रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर जो है क्या हो रहा होगा? बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो क्या किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जब इस तरह के जब प्लांट्स एग्रीकल्चर उसमें लैंड में लगाए जाते हैं, तो वो जो सॉइल है उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर जहाँ पे 3 सीजन में क्रॉप्स ली जाती हैं, तो वहां पे एक सीजन को इस तरह से रखा जाता है जहां पे क्या ग्रो कराया जाए? कि लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स को ग्रो कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देता है। तो ये तो आपका हो गया जो है विद लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ये आज की डेट पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो पुराना हो गया ना। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में आपके हैं जैसे एलनस, ठीक है, कैजुराइना, लिख दो यहाँ पे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एग्जाम्पल लिख दो, क्या? एलनस, कैजुराइना। एक और है माइरिका, उसको भी लिख सकते हो पर जरूरत नहीं है, रहने दो। अल्नस एंड काजुराइना। और इसका जो बैक्टीरियम है, जो बैक्टीरियम है उसका नाम है फ्रैंकिया, ठीक है, फ्रैंकिया। ये एक्चुअली आपका किस ग्रुप से बिलोंग करता है बैक्टीरिया के? ये एक्टिनोमाइसीट है। आपने पढ़ा है एक्टिनोमाइसीट। ये किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। साथ में ये जो है क्या कहते हैं आपके
फिलामेंटस हैं, ठीक है, ये आपके फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना कि जो फ्रैंकिया है आपका एक्टिनोमाइसीट से बिलोंग करता है, ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस है। एक्टिनोमाइसीट्स का एक मेंबर है जो काफी डेंजरस डिजीज कॉज करता है, बता सकते हो मुझे? तो एक्टिनोमाइसीट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी जो एंटीबायोटिक, जितनी भी बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं, उसका मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक आपके एक्टिनोमाइसीट के मेंबर्स देते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया है, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। वो ट्यूबरकुलोसिस हो, लेप्री हो, जो कई बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है बेसिकली टीबी कॉज करता है। ये किसका मेंबर है? आपके एक्टिनोमाइसीट का, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। एक और खास चीज है, ये एसिड फास्ट स्टेन से इनकी स्टेनिंग होती है, ठीक है। मतलब इनकी जो सलवाल है उसमें जो है क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप का माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली एक स्टेन लेते हैं जिसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। अदर बैक्टीरिया, मतलब कहने का कि जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो ग्राम पॉजिटिव आपका कौन सा स्टेन लेगा? पहले कौन सा, जब ग्राम स्टेनिंग करते हो तो पहला स्टेन जो यूज करते हो कौन सा है? हाँ, कौन सा स्टेन यूज करते हो? इतना तो पता होना चाहिए। सैफ्रोनिन या कोई और? सैफ्रोनिन यूज करते हो। ये कोई और है? किस कलर का होता है? सैफ्रोनिन वायलेट कलर का होता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे भूल गया सब में। मुझे जहां तक सैफरन दूसरा स्टेन है जो ग्राम नेगेटिव को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। पहला है आपका, वी से नाम है कुछ, स्किप हो गया दिमाग से पूरी तरह से। वायलेट, क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। तो ये सैफ्रोनिन जो है, सैफ्रोनिन आपका यूज होता है ग्राम निगेटिव को स्टेन करने के लिए। जब वो ग्राम, उसका जो पूरा क्रिस्टल वायलेट है वो अल्कोहल से जो है वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, या ये बोल सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जो वॉश आउट हो जाता है, तो उसको दोबारा से देखने के लिए एक और स्टेन यूज किया जाता है, वो सैफ्रोनिन, ठीक है। तो अब अगर इनको, ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, तो अगर इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है तो दूसरा स्टेन है एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। तो एसिड फास्ट स्टेन से ये जो एक्टिनोमाइसीट है इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जैसे जहां पे माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है इनके सेल वॉल पे। चलो ठीक है, तो एलनस कैजुराइना ये याद रखना। फ्रैंकिया जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे, ठीक है। एसोसिएशन उसका रूट के साथ ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेम के साथ में, ठीक है, जैसे प्लांट है सेसबानिया, ये भी आपका लेग्यूमिनेसी का ही मेंबर है, सेसबानिया, ठीक है। तो सेसबानिया के साथ एसोसिएशन है। और लीफ में, एक मिनट देख के ही बता देता हूं, मुझे इतना याद नहीं है। लीफ के साथ है आपका क्लेप्सिएला, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लेप्सिएला। आपके रोजिएसी के मेंबर के साथ करेगा। रोजिएसी कौन सा बैक्टीरिया है? क्लेप्सिएला। पर बच्चे पूछेगा नहीं, ये इतना डीप में नहीं पूछेगा आपका। रोजिएसी नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका एक मेंबर कौन सा है, रोज। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने देख लिया आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब आपको वो दिखाता हूं कि किस तरह से बेसिकली रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन।
mechanism of a root nodule formation। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसके बहुत सारे स्टेप हैं, जिसमें से पहला स्टेप है, देखो अगर ये सपोज कर लो प्लांट है, ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स है, इसकी ये रूट्स है, ये रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। इतनी बात आपको तो समझ में आ रही है, ठीक है। इस रूट को थोड़ा सा एक एक रूट को निकालो जो है, इस रूट में क्या होगा, ठीक है, ये मेन रूट हो गई, यहां से आपका एक निकला हुआ है क्या, रूट हेयर, ठीक है, यहां से आपका रूट हेयर निकला हुआ है। ओके, अब इस रूट हेयर के भी चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। ओके, और सॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोबियम। हम लेके चल रहे हैं लेगुमिनस का एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ आपके ढेर सारे इस तरह से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सॉइल में, ठीक है। अब क्या है कि जो रूट हेयर है, इस रूट हेयर से कुछ कुछ एक्सुडेट्स निकलता रहता है, ठीक है। इस रूट हेयर से कुछ कुछ आपके एक्सुडेट्स निकलते रहते हैं, और उस एक्सुडेट्स में होता है आपका शुगर, ठीक है। यहां से एक्सुडेट्स सिक्रीशन होता रहता है, ठीक है। रूट हेयर, ये लिखी दो पूरा, रूट हेयर सिक्रीट्स एक्सुडेट्स, ठीक है। एक्सुडेट्स में आपका क्या प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होंगे, एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें प्रेजेंट होंगी, विटामिन वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बेसिकली कीमोट्रोपिक मूवमेंट करता है, मतलब केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ रेड कलर से जो मैंने शो किया है, ये आपका बैक्टीरिया है, राइजोबियम, ठीक है, ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ओके, तो ये बेसिकली अट्रैक्ट होगा रूट हेयर की तरफ, और जाके रूट हेयर के पास में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। तो जो पहला स्टेप है वो है म्यूचुअल, जो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बैक्टीरिया, या इस तरह से लिखो रूट हेयर बाय बैक्टीरिया, या एंड बैक्टीरिया लिखो, एंड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और रूट हेयर अपने आप को कैसे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है, कि हम ही दोनों को एसोसिएशन में आना है, ठीक है। राइजोबियम जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो जो है एक्सुडेट्स कीमोट्रोपिक मूवमेंट से, कीमो जो है क्या कहते हैं अट्रैक्टेंट की वजह से वो रूट हेयर्स के पास में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बस एक लाइन और लिख दो इस वाले, इसमें एरो बना के, ठीक है, कि ये जो मूवमेंट है, ये जो रिकॉग्निशन है, ये बेसिकली क्या है, कीमोट्रोपिक है। ये क्या है, कीमोट्रोपिक है, मतलब म्यूचुअल रिकॉग्निशन बिटवीन द रूट हेयर एंड राइजोबियम इज कीमोट्रोपिक, ठीक है। कहाँ, कौन बोल रहा है, कहाँ पे बच्चे, ये लिखा है ना, यहाँ पे बस इसी में लिख दो ना, यहाँ पे वो जो लिखा है, ठीक है, बिटवीन रूट हेयर एंड बैक्टीरिया इज कीमोट्रोपिक, ठीक है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, वो जो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, वो केमिकल की वजह से पहचान रहे हैं, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। अब जब ये जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो वो कहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, रूट हेयर के पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, रूट हेयर कर्लिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रूट हेयर कर्लिंग करना स्टार्ट करेगा।
विच इसको कीमोट्रोपिक या कीमोटैक्टिक भी लिख सकते हो, कीमोटैक्टिक। यहाँ पे एक और चीज लिख दो, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी। एक्चुअली एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं रिक एडहेसन, रिक एडहेसन, ठीक है। तो यह रिक एडहेसन प्रोटीन हेल्प करती है इनको रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। हालांकि ये बहुत अबव लेवल का चीज है, इससे आप इतना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ एक चीज जरूर लिख दो कि ये जो है इकट्ठा हो गए हैं, तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम। जब रूट हेयर के पास में कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक मिनट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो ये जो कर्लिंग होगी, एक मिनट, इसका स्टेप क्या है, विद रूट हेयर, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये अटैक होना स्टार्ट किया, अटैक होने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है क्या करेगा, रूट हेयर के साथ अटैच होना स्टार्ट करेगा। और इस समय ये जो अटैचमेंट है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, लेक्टिन। लेक्टिन आपने कहीं पे पढ़ा है, बताओ कहाँ पे पढ़ा है लेक्टिन आपने? कहाँ पे पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है, बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं पढ़ा लेक्टिन्स आपने? एक टेबल में लेक्टिन बना हुआ है, ठीक है। तो ये लेक्टिन बेसिकली क्या है, ये होस्ट की प्रोटीन है। होस्ट प्रोटीन का मतलब प्लांट प्रोटीन है, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्या हुआ, ठीक है। ये जो आपका लेक्टिन है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स का रूट हेयर है, रूट हेयर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो जो ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ कुछ लेक्टिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है बेसिकली ये किस में हेल्प करती हैं, बैक्टीरिया को रूट हेयर के साथ में अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप डाल दो यहाँ पे, मतलब अब जो है जो मल्टीप्लाई किया था बैक्टीरिया, वो बेसिकली रूट हेयर की जो लेक्टिन प्रोटीन्स हैं उनके साथ में क्या हो गया है, अटैच हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि जो रूट हेयर की लेक्टिन प्रोटीन्स हैं, उन लेक्टिन प्रोटीन के साथ में राइजोबियम अटैच हो गया। अब जब ये अटैच हो जाएगा तो ये कुछ फैक्टर्स बनाएगा, ठीक है, कुछ फैक्टर बनाएगा जो बेसिकली कर्लिंग में हेल्प करेंगे, इसके कर्लिंग में हेल्प करेंगे। तो मैं तीसरा स्टेप लिख रहा हूं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर,
कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ठीक है, तो ये आप बना दो यहां। ठीक है, ये कर्लिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे बैक्टीरिया आपको वैसे ही दिखाना है फिर से। तो जब कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गया तो फोर्थ स्टेप आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और इन्फेक्शन थ्रेड कैसे बनेगा? जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब सेल वॉल के अंदर तो एंट्री ले लेगा वो। ठीक है, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इनवेजिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या स्टार्ट होगा? इनवेजिनेशन, और पूरा एक इन्फेक्शन थ्रेड बना लाएगा। कहां तक बना लाएगा? ठीक है, ये तो आपका एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे आपकी कौन सी सेल है? कॉर्टिकल सेल है, तो वो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड बढ़ते 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 आपके कॉर्टिकल सेल में आ जाएगा, और कॉर्टिकल सेल में ही तो क्या फॉर्मेशन करना है? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो आपका फोर्थ स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो बना दो इसको, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैं आ गया इधर की तरफ। ठीक है, देखो मैं इसको दिखाने के लिए आपको इसका कलर चेंज कर रहा हूं। अगर वो ब्लैक से है तो ब्लैक से ही होना चाहिए, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि इनवेजिनेट कर रही है, अगर मैं पूरा का पूरा ब्लैक से दिखा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड में शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। ये इन्फेक्शन थ्रेड आपका अंदर तक आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और इस इन्फेक्शन थ्रेड में आपका क्या प्रेजेंट होगा? मैंने वहां पे बैक्टीरिया रेड से दिखा रखे हैं, तो मार्कर नहीं है बच्चे, मैं क्या करूं। चलो मैं भी बैक्टीरिया को इसके अंदर डॉट डॉट करके रेड ही दिखा देता हूं। ये मानो कि ये आपके क्या हैं, ये आपके बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन थ्रेड की हेल्प से ये किस रीजन पे पहुंच गए? कॉर्टिकल सेल्स में। ये आपकी कॉर्टिकल सेल्स है, यहाँ पे आपकी कॉर्टिकल सेल्स, ये कॉर्टिकल सेल्स में पहुंच गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। ठीक है, अभी तक जो है क्या कहते हैं, रूट हेयर से इन्फेक्शन थ्रेड बना है, और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो है वो कॉर्टिकल सेल्स में, ये जो आपकी सेल्स हैं ये कॉर्टिकल सेल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कौन सी सेल में होता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये कॉर्टिकल सेल्स हैं बेसिकली जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प कर, जहां पे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में यहां लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल लिख देता हूं यहां पे। कहा? इन या विद कॉर्टिकल सेल, विद कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वहां पे। ठीक है, इसके बाद इस चीज में जो हेल्प करेगा वो बेसिकली ये स्टेप जो इंड्यूस किया जाएगा, इंड्यूस्ड बाई, किससे इंड्यूस होगा? दो हार्मोन आएंगे। कौन से हार्मोन? फाइटो हार्मोन्स। एक है आपका साइटोकाइनिन और दूसरा है आपका
ऑक्सिन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में बस शायद इतना ही लिखा है, हार्मोन के रिस्पेक्ट में कुछ बात नहीं की है, मतलब स्पेसिफिक। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन इंड्यूस करेंगे साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। तो ऑक्सिन तो बेसिकली प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, जबकि जो साइटोकाइन है ये कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम। ये राइजोबियम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये चीज राइजोबियम प्रोड्यूस करेगा। तो समझ में आ रहा है कि जब कॉर्टिकल सेल में ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो कॉर्टिकल सेल्स में क्या बनेगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन इंड्यूस किया जाएगा। किसकी हेल्प से इंड्यूस किया जाएगा, फाइटो हार्मोन की हेल्प से। ठीक है, आपको पता है ना साइटोकाइन क्या करता है, सेल डिवीजन को करवाता है, ठीक है, और ऑक्सिन क्या इंड्यूस करता है, सेल इलोंगेशन को करवाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बैक्टीरिया कहां पहुंच जाएगा, इस कॉर्टिकल सेल में पहुंचेगा। ठीक है, कॉर्टिकल सेल के अंदर एंट्री ले लेगा, और कॉर्टिकल सेल के जब अंदर एंट्री लेगा तो बेसिकली होगा क्या, कॉर्टिकल सेल में जो उसका डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन सेल डिवीजन तो स्टार्ट हो ही गया है, तो वहां पे क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और ये जो सेल्स अभी डिप्लॉयड हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, टेट्राप्लॉयड सेल में। तो जो रूट नोड्यूल की सेल्स होती हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं, टेट्राप्लॉयड, या उससे भी ज्यादा प्लॉयड ही पहुंच जाता है, बट आप यही अपने लेवल पे मान के चलना कि वो बेसिकली टेट्राप्लॉयड सेल है। ठीक है, टेट्राप्लॉयड सेल है। मैं इसका इसका जो रूट नोड्यूल का कुछ पिक्चर वगैरह है वो मैंने बाद में बताऊंगा नोट डलवा के। अभी मैं एक स्टेप लिख देता हूं 6, ठीक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कनेक्शन। वेस्कुलर कनेक्शन, ठीक है, वेस्कुलर कनेक्शन बनाएगा, मतलब ये रूट नोड्यूल जाके ये उसके वेस्कुलर बंडल के साथ एसोसिएटेड होगा, अदरवाइज उसको फूड वगैरह, उसको हार्मोन वगैरह कहां से मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वेस्कुलर कनेक्शन क्या है, नेसेसरी है। तो अभी तक मैं सिर्फ वो रूट नोड्यूल का अंदर का पार्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूं, बाकी सारी बात मैं बता रहा हूं कि ये जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है उसमें आपने कितने स्टेप देखे हैं, 6 स्टेप। पहला क्या है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, सेकंड क्या है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द रूट हेयर, थर्ड क्या है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, कर्ल करेगा रूट हेयर, और फोर्थ क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होना, और फिफ्थ क्या है आपका, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होना। कौन इंड्यूस करेगा, आपका फाइटो हार्मोन इंड्यूस करेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर वेस्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो ये आपके ऑप्शन पूछ सकते हैं कि कौन स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक दो ऑप्शन बीच में मिस कर दे, मतलब एक दो नंबर बीच में मिस कर दे, पर ये 6 में से ही होगा। ठीक है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो कॉर्टिकल सेल है उनके बारे में सारी चीजें लिख लेते हैं। अगर रूट नोड्यूल जो जो आपको मैंने इस तरह से बताया ना कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे उसके रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स का ये रूट नोड्यूल है, ये रूट नोड्यूल है। आपका रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो चुका है, उसको कौन इंड्यूस कर रहा है, फाइटो हार्मोन इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलो मैं कहता हूं कि मैं इस रूट नोड्यूल का सेक्शन देखना चाहता हूं, इस रूट नोड्यूल का ट्रांसफर सेक्शन देखना चाहता हूं। तो चलो मैंने कट कर दिया, रूट को मैंने टीएस काट लिया, एक पतला सा थिन सेक्शन काट लिया, कहां से, इस नोड्यूल वाले पार्ट से। ठीक है, ये आपकी कॉर्टिकल सेल है एक। ठीक है, मतलब ये पूरा सेक्शन रहा होगा, सेक्शन में से मैं ये बता रहा हूं कि ये आपकी क्या है, एक कॉर्टिकल सेल है। अगर सेक्शन आप रूट का काटोगे तो सपोज कर लो, इसको आगे ले आओ, ये आपने सेक्शन काटा है, सेक्शन में ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसी सेल को मैं क्या कर रहा हूं, इनलार्ज करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आपको बीच में अंदर क्या दिखेगा, बैक्टीरिया दिखेगा। ठीक है, बैक्टीरिया, ये लो, चलो मैं बैक्टीरिया बना देता हूं इसमें। क्या हुआ जाए, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो।
जी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके लेग हीमोग्लोबिन, ये क्या है, लेग हीमोग्लोबिन। आपको पता है ना कि जो रूट नोड्यूल है उसका कलर कैसा होता है, कैसा दिखता है वो, रेड इन कलर। किसकी वजह से रेड इन कलर दिखता है, इनकी वजह से। ये क्या है, लेग हीमोग्लोबिन। किस तरह से काम करते हैं ये, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा लेते हैं। क्यों, ताकि इसके अंदर ना पहुंच पाए, ठीक है। ऑक्सीजन ये जो जहां पे बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ये अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जगह पे ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो उसके चारों तरफ आपके लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो आपको रेड कलर से मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बैक्टीरियोइड्स। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये आपके बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। और ये बैक्टीरियोइड एक्चुअली क्या है, राइजोबियम। ये क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनो सेरम। क्या डिफरेंस है, क्या से डिफरेंस है, इसका साइज नॉर्मल राइजोबियम की कंपेयर में बड़ा है, साइज लार्ज है, इसी वजह से उसका क्या नाम दे दिया गया, बैक्टीरियोइड, ठीक है। ये जो कॉर्टिकल सेल है, ये क्या है, ये कॉर्टिकल सेल, ये कैसी है, ऐसे ही लग देते हैं, टेट्राप्लॉइड। ये आपकी कैसी है, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। तो इसको लिख लेना कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट नोड्यूल है, ठीक है। और उसमें से उस रूट नोड्यूल की एक आप कॉर्टिकल सेल देख रहे हो, उस कॉर्टिकल सेल के अंदर इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स में मतलब ग्रुप्स है बैक्टीरिया के, राइजोबियम के बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं, उनके चारों तरफ एक पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन है, और उन पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक हीमोग्लोबिन है, एक प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को स्कैवेंज करना, ठीक है, ऑक्सीजन को स्कैवेंज करना। तो मुझे लग रहा है कि ये मोर देन सफिशिएंट। एक और चीज बताता हूं आपको, ये जो कहाँ गए, इनका जो साइज लार्ज हुआ है, इनका एक और चीज यहाँ पे लिख दो, ये नॉन मोटाइल हो गए हैं। पहले जो है ना, इसको बेटा लिखना जाके वहां पे जहां पे मैंने राइजोबियम लिखाया है वहां पे लिख देना कि नॉर्मल राइजोबियम जो फ्री लिविंग है वो कैसा है, मोटाइल है, वो चल सकता है, ठीक है। बट ये अब चल नहीं सकता, क्योंकि अभी देख लो, पतला जो इंसान होता है वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा फुर्तीला होता है, खा खा के मोटा हो जाएगा, अकेले कार की एक सीट को अकेले घेर लेगा, उसे चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बड़ा खुश हो रहे हो, तो वही हाल हो गया कि खा खा के इनका जो है हाल बुरा है, अब ये चलने फिरने लायक बचे नहीं हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी चेंज कर दिया, जैसे आप नहीं किसी मोटे इंसान का नाम देख के उसका नाम चेंज कर डालते हो, चेंज करते हो कि नहीं, तो वैसे ही कुछ कंडीशन है, इसी वजह से इसका नाम चेंज कर दिया है, कोई खुराफाती साइंटिस्ट रहा होगा, ठीक है, दोनों को कंपेयर कराया होगा, फ्री लिविंग वाले को और सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले को, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया बैक्टीरियोइड, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल है, साइज लार्ज है, ठीक है, और इनके चारों तरफ एक पेरीबैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जिसका काम है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करना। तो ये तो हो गया अभी रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बेसिकली किस स्टेप में हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं इरेज कर सकता हूं इधर वाला पार्ट।
बच्चे ये याद रखना कि जो इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ है, बाय इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिख दो वहां पे, ठीक है, कि जो इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, वहीं पे लिख दो बाय इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो गई है, इनवेजिनेट कर गई है। चलो अब लिखते हैं मैकेनिज्म। बच्चे टाइम बताना मुझे कितना हुआ है, N2 फिक्सेशन। ये मत बताओ टाइम रिमेनिंग कितना है, ये बताओ। बच्चे ये हुए हैं अभी, मतलब इतना जल्दी खत्म हो गया। चलो आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ N2 फिक्सेशन देखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बताना। ये आपका ठहरा नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। इसके साथ में आपका एसोसिएशन होना है किसका, हाइड्रोजन का। इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना और इसको चेंज कर देना है आपके अमोनिया में। तो यहां पे आपको 8 प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, साथ में कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ लिख देते हैं, रहने दो, इसी के साथ लिखते हैं। ओह सॉरी, 16 ATP, ठीक है। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका 2NH3। अब क्वेश्चन एक तो यही पूछता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का जब फिक्स होता है तो कितने एटीपी रिक्वायरमेंट होती है, 8 एटीपी। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 16, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो यही है कि एनर्जेटिकली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के सिंथेसिस में कितने एटीपी लगते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, उनको लगता है 16, जबकि वो 2 एटीपी और 2 एन अमोनिया के लिए है, ठीक है। ये हो गया। साथ में आपका यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। बोलोगे यहाँ तो 6 ही है, ठीक है, तो 2 बेसिकली H2 के फॉर्म में निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब ये रिएक्शन चूंकि बायोलॉजिकल उसमें हो रही है, लिविंग सेल के अंदर हो रही है, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको याद है कि एंजाइम्स जब मैं पढ़ा रहा था कि जो एंजाइमेटिक, जो मतलब ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो कैसी होती हैं, एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम आपका लगेगा, ठीक है। तो कौन सी एंजाइम लगेगी, नाइट्रोजिनोज। और यहाँ पे आप ये लिख दो कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस करवाई जा रही है वो कौन करवा रहा है, कोई प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजिनोज है ये सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होती है, एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि नाइट्रोजिनोज एक्सक्लूसिवली कहां पे प्रेजेंट होती है, बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव शोरूम, ठीक है। जैसे एडिडास के शूज खरीदने जा रहे हो तो जो शोरूम होता है जहां पे सिर्फ एडिडास सिर्फ वही की प्रोडक्ट रखता है, उसी को बोलते हैं वो जो है क्या है, एक्सक्लूसिव शोरूम है। तो वैसे ही है ये, एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में मतलब सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में ही मिलेगा, ठीक है, उन्हीं का पेटेंट है इस पे, ओके। तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये है कि ये बेसिकली ऑक्सीजन सेंसिटिव है या लेबाइल है, ठीक है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। इसी को बचाने के लिए, इसी एंजाइम को बचाने के लिए क्या प्रेजेंट है, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इस लेग हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करने की जरूरत क्या है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली नाइट्रोजनोज क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है और ये प्रोटेक्ट की जाती है, यहां पे लिखो प्रोटेक्टेड बाय लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये रिएक्शन आप याद रखना कि N2 प्लस 8 एचाइन प्लस 8 इलेक्ट्रॉनिक प्लस 16 ATP, ठीक है, वो 2
अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी याद रखना कि ये जो 8 एचाइन और 8 एनाइन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेसिकली 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मतलब एक के लिए ये भी क्या हो जाएंगे, 4 एचाइन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा, एनर्जी तो मैंने आपको बता दी कि एनर्जी जो है क्या कहते हैं, आपके 8 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आ रही है, सॉरी एटीपी से आ रही है, ठीक है। एनर्जी तो मैंने बता दिया ना कि 8 वो जो 8 एटीपी है वहां से आ रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये कहां से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, not PH2, this is the H2, NADH2 and FADH2 ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो NADH2 और FADH2, ठीक है। कितने NADH2 यूज होंगे अंदाजा होना चाहिए तुमको, 4, ठीक है। तो वहां से बेसिकली ये ऑक्सीडाइज करेगा, सपोज ये ऑक्सीडाइज करेगा, NAD प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकलेगा कि नहीं। तो 4 NADH2 वगैरह रिक्वायर्ड होंगे आपको, ठीक है। तो सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब कहां से है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो ये एटीपी है ये प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड बाय होस्ट प्लांट, ठीक है। होस्ट देता, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ लेगा, ठीक है। इस काम के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर तो कौन रहा है, प्रोकैरियोट्स, बट उसकी एनर्जी कौन दे रहा है, होस्ट, ठीक है। जिस प्लांट के साथ वो एसोसिएटेड है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये भी आपके सब कहाँ के सोर्स हैं, प्लांट के सोर्स हैं, ठीक है। बच्चे ये नाइट्रोजिनेज के बारे में जितनी चीजें मुझे बताना है बता दिया, मॉड्यूल में देखोगे तो कुछ और चीजें मिलेंगी, जैसे कि नाइट्रोजिनेज के बेसिकली 2 यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है जिसको जो है आप 1 बोलते हो, दूसरी स्मॉल यूनिट है, ठीक है, जिसको सब यूनिट 2 बोलते हो, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और बताना है बस कि इसका जो एक्टिवेटर है, तो पहले भी बता चुका हूं, मॉलिब्डेनम, ठीक है। मॉलिब्डेनम ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि जो नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर है वो मॉलिब्डेनम है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा इसमें कुछ भी बताना चाहिए, ठीक है। N2 फिक्सेशन का काम खत्म है, मैकेनिज्म ऑफ N2 फिक्सेशन। हमको आगे चलना है नाइट्रोजन फिक्सेशन खत्म करके नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चे अगर कभी जीन्स के बारे में पूछ ले तो वो भी एक बार लिख लो। जीन्स जो है वो नॉड जीन है, ठीक है, नॉड जीन। और एक और होता है निफ, ठीक है, नाइट्रोजन इंड्यूस्ड फिक्सेशन है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, नॉड एंड निफ, ठीक है। ये निफ आपका बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ओनली, ठीक है। और ये दोनों होते हैं, एक होस्ट नॉड होता है, एक आपका बैक्टीरियल नॉड होता है, ठीक है। तो माइट बी चांसेस कि आपसे पूछ ले, तो NIF इसको याद रखना, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी मुझे टाइम बताना कितना हुआ है। हम वापस से आ जाते हैं, कहाँ पे चले थे हम, नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप बता रहा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसके बाद आपका मैं उसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मैं आपको बताऊंगा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अब ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है
कि जो आपका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, सॉरी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन नाइट्रेट, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। इजी जॉब है ये, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो जरा सा, ये अमोनिया आपको कहां से मिल रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ठीक है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, फिर किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसी को आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि ये जो अमोनिया है ये वाला पार्ट आप कर चुके हो, ये वाला पार्ट आप कर चुके हो, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब आपके पास में रिमेनिंग पार्ट क्या है कि इस अमोनिया को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अमोनिया को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत थोड़ी अमाउंट में कुछ प्लांट्स हैं जो इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने अभी कल बताया है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कैटायन और एनायन, ठीक है, पर मेजॉरिटी इसका नाइट्रेट के फॉर्म में है। अब जब ये अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, इस काम में क्या क्या जो है, इस काम में कुछ बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोलते हैं, इस स्टेप के लिए जो बैक्टीरिया है कॉमन नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, एंड दूसरा है आपका नाइट्रो, और लिख सकते हो या कॉमा करके, कहां लिख दूं, आप इसके आगे कॉमा करके लिख लेना, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले स्टेप को नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक और बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अनगिनत, ठीक है, इतने बार यह पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये है आपका नाइट्रिफिकेशन। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना। एनसीईआरटी में तीनों मेंशन है, एनसीईआरटी में तीनों मेंशन है। दूसरा, सम फंगस, कुछ फंगस है, ठीक है, सम फंगस आल्सो डज नॉट डू नाइट्रिफिकेशन, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ फंगस हैं जो नाइट्रिफिकेशन का काम करती है, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द नाइट्रिफिकेशन जो है आपका बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। अब आते हैं, नाइट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट में चेंज हो गया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उसको, मतलब प्लांट क्या कर रहा है, इस नाइट्रेट को अपटेक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही ये प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है, अपटेक बाय प्लांट, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट ने इसको अपटेक कर लिया। जैसे ही ये प्लांट के अंदर जाएगा, अब इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, ये प्लांट के जो सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको चेंज करना है किसमें, अमोनियम आयन में, ठीक है, इसको अमोनियम आयन में चेंज करना है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस। और इसमें फंक्शन कौन सी एंजाइम करती है, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसमें कौन सी एंजाइम पार्टिसिपेट करेगी, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। अपटेक के बाद जो दूसरा स्टेप है वो बेसिकली कौन सा है, ये आपका नाइट्रिफिकेशन था, ठीक है, इसको आप सेकंड स्टेप मान लो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद लिख दो वहां पे, और इसको आप तीसरा स्टेप मान लो, ठीक है, ये है आपका रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन कौन कर रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले यहीं से बेसिकली वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा जो है आपका, बहुत थोड़ा सा ये भी कन्वर्ट होता है और आपका ये भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्ट होता है तो इसको अमोनिया बोल देंगे, अमोनिया रिडक्शन। ये है आपका, तो ये नाइट्राइट रिडक्शन, ये है तो आपका नाइट्रेट रिडक्शन, ठीक है। आपको यहीं पे ज्यादा ध्यान देना है,
नाइट्रेट रिडक्शन में नाइट्रेट रिडक्टेज है जो अमोनियम आयन में चेंज हो रही है। अगर वो NO2 से चेंज कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ये बेसिकली रिडक्शन हो गया, अमोनियम आयन में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये अमोनियम आयन इनकॉर्पोरेट हो सकता है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसको कहां पे ले जाना है? अब ये जो अमोनियम आयन आपको मिला है, ये जो अमोनियम आयन आपको मिला है, इसको अब आप एमाइनो एसिड के अंदर इसको अमाइनो एसिड के फॉर्म में आप क्या करोगे? चेंज करोगे। ये आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली जो अमोनिया है आपका, इसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे बायोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, प्लांट अपने बायोमॉलिक्यूल्स में इसको इनकॉर्पोरेट करेगा। तो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? एक ऑर्गेनिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ में ये कंबाइन करेगा। बच्चे 1 मिनट रुकना, आप आगे मत लिखना, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। आप आगे मत लिखना। इसको यहां पे लिखो, प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो अमोनियम आयन ये क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है बताओ, कहां पे पढ़ रखा है इसको? क्रेब्स साइकिल में। ये एकमात्र कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का, जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 5 कार्बन, सिंगल ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है किसका? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड द एंट्री पॉइंट, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, वहां पे इस अमोनियम आयन को आपको क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एडिशन कर देना है। तो ये जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ एडिशन करेगा, ये बना देगा ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड प्लांट में सिंथेसाइज होने वाला पहला एमाइनो एसिड है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, ये आपका फर्स्ट एमाइनो एसिड सिंथेसाइज इन प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंथेसाइज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो पहला एमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है वो कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, तो अमोनिया प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड मिलके, ठीक है, ये आपका ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और इस स्टेप का नाम क्या है? एमिनेशन है शायद। हाँ, रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ये आपका जो प्रोसेस है, जहां पे भी आपके पास स्पेस हो वहां पे लिख दो, दिस इज द रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो यहीं पे लिख दो कि एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है, इन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म एमाइनो एसिड, ठीक है, या टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड इज नोन एज रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन। तो अमोनिया प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आपका मिलता है और बनाता क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, उसका भी नाम फटाफट लिखो, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इस वाली पूरी जो रिएक्शन है, ये वाली, इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आपको एक इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि डिहाइड्रोजिनेज है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं NADH2 FADH2 कोई रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट अंदाजा लगा लेना। ठीक है, और ये जो एंजाइम है आपका दिया हुआ है NCERT में। ठीक है, चूंकि देखो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज बोल सकते हैं। इसके पास में अपने वैसे भी क्या है,
एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं उसके पास में, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड बना, अब ग्लूटामिक एसिड से अदर एमाइनो एसिड बनाने हैं, बनाना है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है कि एक ही एमाइनो एसिड से काम चल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड से अदर एमाइनो एसिड्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, एक स्टेप है ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप टू अदर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये ट्रांस एमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप फ्रॉम, कहां से, कहां से? मैं अगर 60 में लिख दूं तो समझ में आएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। हालांकि जीए से जिब्रेलिक एसिड होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आप पूरा लिखना, मैं हाफ ही लिख रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू अदर कीटो एसिड, अदर कीटो एसिड, ठीक है। तो वो जो है क्या कहते हैं, या ऑर्गेनिक एसिड भी लिख सकते हो, कीटो हटा लो, अदर ऑर्गेनिक एसिड कर दो, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये आपका जो है स्टेप क्या कहलाएगा? ट्रांसएमिनेशन कहलाएगा। और इसमें ढेर सारे आपके क्या बनेंगे, एमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि अदर कीटो एसिड में आप आ जाओ, लाइक पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड से मतलब अगर मैं जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, वहां पे नोट डाल के अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्लूटामिक एसिड, ये लिख दिया मैंने ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और ग्लूटामिक एसिड के साथ मैंने एक ऑर्गेनिक एसिड लिख दिया, बनता है कि नहीं? प्लांट में बनता है, ठीक है। तो ये बना देगा आपका क्या, एलेनिन। एलेनिन भी तो एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहां से अपना अमाइनो ग्रुप क्या कर दिया, अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया पायरुविक एसिड को, और खुद किस में चेंज हो गया, अल्फा जो था वो उसी में चेंज हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। यहां पे अगर आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रख देते हो तो प्रोडक्ट में आपका स्पार्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बनेगा। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका क्या है, एमाइनो एसिड के सिंथेसिस, मतलब किस तरह से एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट किया गया अमोनिया में, फिर उसको कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट को दोबारा से रिड्यूस किया गया, अमोनिया माइन में कन्वर्ट किया गया, और जब अमोनिया माइन में वो कन्वर्ट हो गया तो अब उसको इनकॉर्पोरेट किया गया ऑर्गेनिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और जब वहां पे वो इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब वो उसने पहला एमाइनो एसिड बना दिया, जो कि क्या है, ग्लूटामिक एसिड। फर्स्ट एमाइनो एसिड प्लांट में जो सिंथेसाइज हुआ वो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हुई है। अभी एक और पॉइंट रहता है बच्चे, मेरे पास कितना टाइम है, 4 मिनट्स, मैं 5 मिनट ले लूंगा। वैसे भी मैं आया तो लेट ही था, तुम लोग दिमाग बहुत लगाते। सही में 12:30 पे मैं आ गया था यार, ये ऐसे मत बोला करो। नहीं, मेरे पास 5 ही मिनट का पढ़ाने का, उससे ज्यादा है भी नहीं मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास क्या है, अदर एमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये जो अदर एमाइनो एसिड्स हैं उसी के नीचे चलना है आप, ठीक है, उसी के नीचे चलना। तो ये जो अदर एमाइनो एसिड है, इनको कहां पे भेजना है, इनको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के किसी और जगह पे इनको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता ग्लूटामिक एसिड के फॉर्म में, क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा, एक तो ये थोड़े रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन कर जाएंगे, और दूसरा
कि इनमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में एक और प्रोसेस आएगी जिसको बोलते हैं कैटालिटिक एमाइडेशन। कैटालिटिक एमाइडेशन। और ये जो कैटालिटिक एमाइडेशन है, ये है क्या? फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। किसके फॉर्मेशन की बात कर रहा है? एमाइड की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। फॉर किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजन, या आप बोल दो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजन ही रहने दो, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका किया जा रहा है कैटालिटिक एमाइडेशन। तो ये जो कैटालिटिक एमाइडेशन है बेसिकली, इसमें क्या होगा कि जो ग्लूटामीन है, इसमें क्या होगा, सॉरी ग्लूटामिक एसिड है या अदर एसिड भी हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एमाइड में। किसमें कन्वर्ट किया? एमाइड में। और एमाइड आपके पास दो ही है, आपके पास जितने भी एमाइनो एसिड्स हैं उसमें सिर्फ दो ही एमाइड है। कौन से? एक है आपका ग्लूटामीन और दूसरा है आपका एस्पराजिन, ठीक है, एस्पराजिन, ठीक है। अब ये जो ग्लूटामीन है, इसका अगर आप देखोगे तो 2n/4c लिख रहा हूं मैं। मतलब इसके पास में टोटल मेंबर कितने हैं? 6। कितने एटम है टोटल? 6, जिसमें से 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। और जो एस्पराजीन है शायद इसमें 2n/5c, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 2n/5c। बच्चे इससे एक बार क्वेश्चन पूछा है, चेक करना। नहीं, उल्टा लिखा दिया बच्चे, मैंने उल्टा लिखा दिया, उल्टा लिखा दिया। इसको जरा सा चेंज कर लो, यहाँ पे 5c कर दो, 5c, और यहाँ पे आप 4c कर दो, 4c, ठीक है। एस्पराजिन में ज्यादा कैपेसिटी है नाइट्रोजन कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? एमाइड के फॉर्म में। कौन कौन से एमाइड आपके पास में अवेलेबल है? ग्लूटामीन और एस्पराजिन, ठीक है। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, जो मैंने अभी बोल चुका था, लिखाया नहीं है, आपके पास स्पेस होगा। इसमें एमाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मोर स्टेबल है। ये क्या है? मतलब रिएक्टिव कम है ये, ठीक है। और इनके पास में नाइट्रोजन कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। हैव मोर कैपेसिटी टू कैरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैरी करने की कैपेसिटी इनके पास में ज्यादा है। n/, अभी तो मैंने बोला नाइट्रोजन, मैंने बोला ना टोटल एटम इसमें कितने हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें 2 नाइट्रोजन कैपेसिटी है, 5 कार्बन, ठीक है। मतलब टोटल एटम 7 है, जिसमें से 5 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है। तो ये 2 नाइट्रोजन एक बार में ले जा सकता है। अगर कोई और अमाइनो एसिड लेते तो उसमें वो एक ही अमाइनो एसिड को ले जाता अपने साथ, एक बार में एक नाइट्रोजन ले जाता। ये क्या ले जा सकता है? 2 नाइट्रोजन ले सकता है। ये भी 2 नाइट्रोजन ले सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, है मोर कैपेसिटी टू कैरी नाइट्रोजन, ये लिख दो यहाँ पे, इसी को इस तरह से लिख दो, हाई n/c रेशियो। मतलब n/c रेशियो का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कार्बन रेशियो, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो। अच्छा, बस एक पॉइंट और रह गया है। ये जो चीज आप देखोगे, ये ज्यादातर आपको ये जो ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है ना, स्पेशली एमाइड के फॉर्म में, ठीक है, एमाइड के फॉर्म में जो आपको ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, वो लेगुमिनस प्लांट में होता है ज्यादा, ठीक है। कहां पे देखने को मिलता है? इन मोस्ट ऑफ दी प्लांट भी लिख सकते हो आप, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली पी है,
ठीक है। अब इसके थोड़े से एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द लेग्यूम्स में, इन मोस्ट लेग्यूम्स, ठीक है, मोस्ट, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे काउपी, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसका ट्रांसपोर्टेशन, नाइट्रोजन का, वो होता है यूरिट्स के फॉर्म में, यूरिट्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ यूरिट्स लिख दो, इन फॉर्म ऑफ यूरिट्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ यूरिट्स। तो आपका चैप्टर और हो गया, ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर और हो चुका है। एक और रह जाता है, नोट करके लिखते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इनफ्लक्स और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, इनफ्लक्स, क्या नाम निकल गया दिमाग से, आउटफ्लक्स है या कुछ और है। मुझे एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। एक इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स का मतलब, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयन इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, और आउटफ्लक्स क्या बोलते हैं, इफ्लक्स, इफ्लक्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयन आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयन आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब कहने का ये सेल है, अगर इस तरह से मूवमेंट है तो वो ई फ्लक्स होगा, अगर इस तरह से मूवमेंट है तो वो तो मेरी तरफ से आपका जो है इस चैप्टर का सब कुछ फिनिश, कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, आज के लिए इतना ही। और अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो देखिए मैं क्या लूँगा, वैसे भी आज अब नया चैप्टर, मतलब आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है, एक्स वाई जेड एवरीथिंग। तो बचा है सिर्फ हमारा क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th में, उसका एक चैप्टर हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ, चले बच्चा पूछ लेना।